गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 जून के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग 1 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो इसका ऐलान किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ने। किसने किया है? एशियाई विकास बैंक। याद रखिएगा इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो कुल एडीबी में 67 सदस्य देश हैं। थर्ड है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? तो यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है 4.2%। और ऐसा कहा भी गया है कि मे भी आने वाले साल में भारत की जीडीपी जो है वो निगेटिव रहेगी। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर हमारा अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हो गया। वह छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ कब बना था? सन 2000 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके शोक में 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। चूँकि राजीव गांधी के कहने पर अजीत जोगी जी ने पार्टी को ज्वाइन किया था, यहाँ पे वो आ गए थे राजनीति में, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी लॉन्च किया। कब? 21 मई 2020 को, क्योंकि 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है हमारा कि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? वीडी सावरकर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी जयंती मनाई जाती है 28 मई को, और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके अलावा 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। सावरकर जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हर साल 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पीरियड्स इन पैंडेमिक। ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यह किस राज्य में होने वाला था? तो यह गोवा में होने वाला था। कब? 20 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच में। इससे पहले राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? तो 2015 में हुए थे केरल में। ठीक। चलिए उसके बाद है हमारा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कुल 3 दिवस हैं जो मनाए जाते हैं 29 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, माउंट एवरेस्ट दिवस, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2019-20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? सिंगापुर। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे 9 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 19 दिसंबर होगा। ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। ए और बी दोनों सही है। वहाँ पे इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी पीडीएफ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं इसको सही करवा दूंगी। ठीक। अब देखते हैं कि इसका आयोजन क्यों किया जाता है। क्योंकि 30 मई को ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब? 30 मई 1987 को वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। एक चीज़ तो आप सभी को पता होगा कि रियासतों के एकीकरण का काम किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जब बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की आती है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है इनके सम्मान में।
ठीक है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक। और गोवा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले गोवा पे ही अंग्रेजी शासन शुरू हुआ था। ठीक। तो सॉरी, गोवा किसी भी विदेशी राज्य के कब्जे में आया था और उसके बाद सबसे आखिरी में गोवा को ही छोड़ा जाता है। कब? 19 दिसंबर 1941 को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और गोवा को स्वतंत्रता मिली। और सबसे पहले पुर्तगाल वासियों ने ही गोवा को क्या किया था? अपने कब्जे में लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोजगार सेतु योजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। देखिए, जैसे हमारे जो भारत की सरकार है उन्होंने भी यही, सॉरी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी यही किया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रवासी अन्य अन्य राज्यों में लौट रहे हैं। अब उनके रोजगार को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। तो इससे निपटने के लिए अलग अलग राज्य की सरकारों ने अलग अलग चीज़ों को करने का फैसला लिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो वहाँ ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना शुरू किया है और इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी? रोजगार की आवश्यकता वाले श्रमिकों की पहचान करेगी और उसके बाद कारखाने और कार्यशाला मालिकों तथा बुनियादी ढांचे संबंधी विभिन्न परियोजनाओं की देखरेख कर रहे ठेकेदारों से संपर्क करेगी और इन लोगों को रोजगार दिलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा सही। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूर आयोग बनाने की भी सोच रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इससे पहले इस तरह की योजना निकाली थी जिसमें लोगों को उनके स्किल्स, जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके स्किल्स के मुताबिक रोजगार मिल सके। ठीक, याद रखिएगा। वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और इन्होंने कहा कि अगर कोई मजदूर बाहर के प्रदेशों में काम करने के लिए जाएगा तो उनकी पूरी सूची हमारे पास रहेगी, जिससे कि हम कलेक्टर को निर्देश दे रहे हैं कि कौन किस प्रांत में है, ताकि हम वहाँ पर उनकी देखभाल कर पाएँ। ठीक। अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने एक और योजना पढ़ा था, सबको रोजगार मिलेगा योजना। इसमें कहा गया था कि मनरेगा के तहत 21 लाख लोगों को जॉब दिया जाएगा, जो कि पिछले साल के मुताबिक 10 लाख ज़्यादा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला हुआ या किस महादेश से उड़कर पहुंचा? तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारा पाकिस्तान से उड़ के आया है। नहीं, वहाँ पे भी अफ्रीका से उड़ के आया है यह टिड्डुओं का समूह। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ से उड़ के आया है? अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इस समय अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें बराबर आप लोग इसके बारे में सुन रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अफ्रीका में शुरू होता है टिड्डियों का हमला और उसके बाद ये यमन, ईरान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया में पहुँच चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी बहुत सी टिड्डियाँ हैं जो पाकिस्तान में ही हैं, लेकिन वो भी भारत की तरफ आ रही हैं। और अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक दिन में 35,000 लोगों का खाना खा लिया है। जो टिड्डियाँ हैं ये खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। ठीक, और यहाँ पे बहुत से देशों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तरह के हालात रहें। अगर इंडिया में बात करें तो 10 ग्रुप में अटैक हुआ और इसका मतलब है कुल 80 करोड़ टिड्डे भारत में आ चुके हैं। ठीक, कौन कौन से राज्यों पे हमला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाके। ठीक, और यहाँ पे बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुँचाया गया है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो टिड्डियों की कुल 4 प्रजाति रहती है, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवाचक टिड्डी और बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा, जिसमें से सबसे खतरनाक क्या होता है? रेगिस्तानी टिड्डे सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनको भगाने के लिए वही जो यूजुअली कीटनाशक का छिड़काव, थाली बजाना, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूके ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया सहित लोकतांत्रिक देशों का कौन सा नया क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका नाम है D10। ठीक है, क्या है? D10, डेमोक्रेटिक 10 कंट्री। अगर हम लोग इसको देखें तो एक तरह से यह एंटी चाइना अलायंस है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चाइना भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और इस टाइम पे जितने भी देश हैं, मैक्सिमम देशों का मानना ये है कि कोविड-19 का अगर ओरिजिन कहीं से है तो वो चाइना से संबंध रखता है, जो कि 100% सही भी है कि चाइना इसके लिए जिम्मेदार है और इससे सभी देशों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। तो एक तरह से मैक्सिमम देश चाइना के एंटी हो चुके हैं।
ठीक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान यह है कि G7 जो कंट्री है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा G7 के ऊपर है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया इसमें शामिल हो। ठीक। अगर हम लोग बात करें तो चीनी कंपनी हुआवे इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, और आपको पता है कि 5G के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, हमारा अपकमिंग जो फ्यूचर है वो भी यही है। यहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, स्मार्ट सिटीज़ हो सकती हैं, वर्चुअल रियलिटी हो सकती है और रियल टाइम बहुत ही जल्दी अपडेट मिलेगा। और हम लोग क्या है, हम लोग क्या ज़्यादातर अगर देशों को देखा जाए तो लोग चाइना के ऊपर धीरे धीरे डिपेंड होते जाएंगे। और आप लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो वायलेशन होता है डेटा का वो किसके द्वारा किया जाता है, किसी न किसी चाइनीज़ कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में सावधान करने के लिए सभी देश एक प्लेटफॉर्म पे आकर के हर चीज़ को डेवलप करेंगे ताकि चाइना से सुरक्षित रहा जा सके। हालांकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिलायंस जियो ने खुद की एक 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और इसके टेस्टिंग की भी अनुमति मांगी है। ठीक। तो यहाँ पे ये रीज़न है कि अभी मैं आपको काफ़ी दिन से पढ़ा रही थी कि रिलायंस जियो में बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो कि अमेरिका के हैं, चाहे फेसबुक आप लोग देख लीजिए, सिल्वर लेक है, ठीक है, अटलांटिक जनरल। तो ये सारी कंपनियां हैं क्योंकि रिलायंस जियो खुद को कर्ज मुक्त बनाना चाहती है। ठीक। तो यहाँ पे ये 4 कंपनियां हैं जो 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। कौन कौन? चाइना की कंपनी हुआवे, फिनलैंड की नोकिया, स्वीडन की एरिक्सन और इंडिया की जियो। तो देखते हैं यहाँ पे सक्सेस तो देखिए सब होंगी कंपनियां धीरे धीरे, लेकिन ये है कि रेस में जो आगे होता है जीत उसी की होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दिया। मैंने कल के क्वेश्चन में आपको पढ़ा था कि G7 की समिट होने वाली थी यूएसए में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वर्चुअल समिट होगी ये कब 11 से 12 जून के बीच में, लेकिन इसको टाल दिया गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये देश भी इसमें भाग लें, साउथ कोरिया, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले हम लोगों ने D10 में भी पढ़ा। तो अगर ये देश शामिल होते हैं तो देखते हैं क्या होता है। साउथ कोरिया, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यहाँ पे 4 देशों को शामिल करने की बात की गई है। तो 7 में 4 से अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? G11। तो अगर ये पॉसिबल हो गया तो G7 का नाम क्या हो जाएगा? G11 हो जाएगा। यह इसलिए नहीं है कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, बल्कि इसलिए कि ट्रम्प का कहना है कि G7 का जो ग्रुप है वो आज के टाइम में आउटडेटेड हो गया और इसकी कोई इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से नहीं है। इस वजह से एक ऐसी समिट की जाए जिसमें ये सारे देश हो और G7 का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो G7 की अगली समिट कब होगी? सितंबर 2020 में, और G7 का नाम G10 या G11 हो सकता है। मैंने ये आपको बताया था कि एक बार रशिया को ऐड किया गया था, फिर बाद में उसको निकाल दिया गया था। तो आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार फिर से रशिया को क्यों ऐड किया जा रहा होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, और इसके पीछे जो सीधा सा मकसद है वो ये है चीन को आइसोलेट कर देना, मतलब कि अकेले कर देना। रशिया के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और एनर्जी पावर भी है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के पास अच्छी इकोनॉमी है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो उभरती हुई इकोनॉमी में है इंडिया, और साथ ही चीन के सामने मजबूत बनाकर इसे खड़ा किया जा सकता है। तो ये सारे रीजन्स चल रहे हैं। और अभी आप लोग जानते हैं कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच में कितनी तनातनी चल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के संबंध ठीक नहीं है। ठीक। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह का काम किया जा रहा है। बाकी G7 की कंट्रीज़ के बारे में आपको पता है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा इसके मेंबर हैं। चलिए, अब जिन लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लें। रिव्यू और रेटिंग देना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करने की घोषणा किया है? तो कुल 23 लघु वन उपज को शामिल किया जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य में। यहाँ पे क्या क्या है? वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जौहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल हैं। कोरोना का प्रकोप देखते हुए इसको सूची में शामिल किया गया है, जिससे वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है? 73। और नई वस्तुओं में से 14 का भारत के पूर्वोत्तर भागों में से वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज की सूची में शामिल करने का फैसला किया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जून का पहला दिवस विश्व दूध दिवस। जैसे मई में 1 मई को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया, उसी तरह 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और एफएक्यू ने 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना। दूध से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। ठीक, इसके अलावा दूध की शुद्धता को कैसे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक, भैंस के दूध में केशीन पाई जाती है, जबकि गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आई थिंक आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कॉमनली ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारा कि वन नेशन वन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुई है? तो 1 जून को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से हम लोग इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आई थिंक ज़्यादातर लोगों को याद हो गया होगा। पहले क्या रहता था कि जहाँ पे हम रहते हैं अगर राशन कार्ड है तो हमें वहीं पे अनाज मिल सकता है, लेकिन अब अगर आप ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि आप कहीं पे भी रहिए आप अनाज मिल सकता है आपको। नेक्स्ट है हमारा कि 30 मई 2020 को जाने माने एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हो गया। वह किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे कहाँ से? अमेरिका से बिलोंग करते थे बॉबी जी मोरे। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनका निधन हो गया है। ठीक है, जैसे भारत में एक खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, ये हॉकी खेलते थे, इनका निधन हो गया। इसके बाद आपने सुना होगा एस्ले कपूर का, जो कि एस्ले कूपर, जो कि 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये 8 बार ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन की मृत्यु हुई है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। इन्होंने मेलबर्न ओलंपिक 1956 में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुणा 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। इनका निधन 84 साल की उम्र में 30 मई 2020 को हो गया। यह कारनामा जो इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, जो रेस इन्होंने जीता है, यह अमेरिका के कार्ल लुइस जमैका और हुसैन बोल्ट ने भी किया है। उसके बाद 1958 में इन्होंने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक, और इस बार इसकी थीम क्या है? युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। अगर हम लोग WHO की बात करें तो तंबाकू की वजह से दुनिया भर में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है और इसका उद्देश्य क्या है? तंबाकू सेवन के प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और इसीलिए WHO ने नो टोबैको डे की शुरुआत किया था। ठीक, यहाँ पे WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा। आपको पता है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी मैंने कल आपको पढ़ाया था 2-3 दिन पहले कि WHO ने WHO फाउंडेशन नाम से एक संस्था बनाई है जिसका प्रयोग वो करेगी, जैसे इस तरह का अकाल पड़ा है या इस तरह से वायरस से लोग प्रभावित हुए तो उनकी मदद करने में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।